जब देश के स्वास्थ्य मंत्री आला लगाकर खुद जांच कर रहे हों, ट्रीटमेंट रिपोर्ट देख रहे हों और मॉनिटरिंग करने का काम भी व्यक्तिगत तौर पर कर रहे हों, तो समझ जाइए देश के स्वास्थ्य के अच्छे दिन आ गए हैं। मोदी सरकार के कामकाज के 1 महीने पूरे हो गए हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, जो बताएंगे इनके पास हेल्थ प्लान क्या है और साथ ही हम जानेंगे कि दिल्ली का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। लेकिन जब बात आती है डॉक्टर हर्षवर्धन की, तो न सिर्फ स्वास्थ्य से बल्कि दिल्ली के राजनीतिक भविष्य से भी ये नाम जुड़ता नजर आता है। तो हम जानेंगे दिल्ली का आगे राजनीतिक भविष्य क्या होगा। मोदी सरकार कहती है कि वो देश को साफ सुथरे हॉस्पिटल देगी, ज़ीरो करप्शन होगा पूरे देश के अंदर, साथ में जो हमारा हेल्थ सेक्टर है उसको काफ़ी पावरफुल बनाएगी। तो हेल्थ प्लान क्या है, विजन क्या है आपका, कैसे ये सब कुछ मुमकिन हो पाएगा अगले 5 सालों में? देखिए, स्वास्थ्य को इसके बहुआयामी पहलू हैं। एक तरफ बड़ा पहलू है कि हम कैसे समाज के लोगों को बीमार ना पड़ें, इस बात को सुनिश्चित करें, और उसके लिए दुनिया भर की बीमारियां, उनसे बचाने की अनेक प्रकार की योजनाएं होती हैं, जिसके बारे में लोगों को जानकारी देना आवश्यक होता है। व्यापक स्वास्थ्य शिक्षा का अभियान उसके लिए छेड़ना आवश्यक होता है। लोगों की दिनचर्या के अंदर परिवर्तन करना आवश्यक होता है, उनके लाइफस्टाइल के अंदर चेंज लाना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हम लोगों को इस बात में पूरी तरह से इक्विप ना कर पाएँ, ऐसी बीमारी जिससे मान लीजिए एक बच्चा वैक्सीन प्रिवेंटेबल बीमारी है और हम उसको वैक्सीन ही नहीं लगा पा रहे हैं और वो उस वैक्सीन के अभाव में अपंग हो जाए, अपाहिज हो जाए या किसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो जाए, तो ये देश के लिए, समाज के लिए दुख की बात है। इसलिए मेरी पहली प्राथमिकता यह है कि बीमार होकर इलाज करना, उसके लिए अस्पताल बनाना, डिस्पेंसरी बनाना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को मजबूत करना, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाना या फिर एम्स जैसा अस्पताल बनाना, वो बात की बात है। पहले कोशिश ये करो कि लोग बीमार ही ना हो। और ये देश जो है, यहाँ 350 मिलियन लोग गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। उनको 2 वक्त की रोटी मुहैया नहीं होती है। उनके शरीर में खून की कमी इसलिए क्योंकि भोजन नहीं है उनके लिए उपलब्ध। और ऐसे लोगों के रहते हम केवल जो है दवाइयों के ऊपर फोकस करें, केवल अस्पतालों के ऊपर फोकस करें, मुझे लगता है कि उससे पहले इन गरीब लोगों को हमें ये भी सुनिश्चित करके दिखाना होगा, बताना होगा कि एक रास्ता ऐसा भी है जिसमें आप बीमारी से बच सकते हैं, और जो कुछ भी स्वास्थ्य सेवाएं देश में उपलब्ध हैं उसका भरपूर लाभ इन गरीब लोगों को मिले। कोई देश में महिला गर्भवती होने पर खून की कमी का शिकार नहीं होनी चाहिए, वो गरीब परिवार की महिला हो या किसी दूसरे परिवार की हो। किसी भी महिला के लिए इस देश के अंदर गर्भवती होना अभिशाप नहीं बनना चाहिए। अब अगर हमने लोगों को ठीक प्रकार से बताया कि गर्भवती होने का मतलब ये है कि आपको तुरंत अस्पताल के सिस्टम के अंदर जुड़ जाना है, और जुड़ने के साथ साथ अपने शरीर की लगातार जांच करानी है, अपने बच्चे की जांच करानी है, टिटनेस का इंजेक्शन भी लेना है, आयरन की गोली भी लेनी है, खून की कमी पर भी निगाह रखनी है, ब्लड प्रेशर पर भी निगाह रखनी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसका ध्यान रखना है। तो ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मैटरनिटी सेंटर बनाकर घर के पास में ही सुलभ ढंग से उसकी सेफ डिलीवरी की हम व्यवस्था करें और बाद में उसके बच्चे के लिए सारी वैक्सीन्स की उपलब्धता करें। बिल्कुल सही बात। आपने अभी अवेयरनेस की बात की कि लोगों के अंदर अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ सेक्टर में सबसे पहला काम तो ये करेंगे, लेकिन अभी आप सैनिटेशन ड्राइव चला रहे हैं। दिल्ली के कई अस्पतालों में आप गए होंगे, एम्स में गए, सफदरजंग में गए, वहाँ आपने क्या देखा? क्या आपकी सैनिटेशन ड्राइव आपको लगता है सबसे ज़्यादा जरूरत वहाँ पे है? मैंने आपको मैं बताऊँ, बाय एंड लार्ज मुझे अस्पतालों के अंदर सैनिटेशन ड्राइव चलाना या एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक करना, इन सब के पीछे सोच यही है कि देखिए, सैनिटेशन का जो विषय होता है ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। मुझे अपने जो अस्पतालों में मैं गया, मुझे सफाई की दृष्टि से
अच्छा वातावरण मिला, जबकि सब जगह बहुत कंजेशन है, बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा लोगों को इंतज़ार भी करना पड़ता है, लेकिन उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। सारे दिल्ली की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, सारे देश भर से अट्रैक्ट होते हैं। मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं अभी 2 दिन बिहार में था तो मुझे हर दूसरा आदमी कहता था कि हमें एम्स के अंदर भर्ती करा दो। अब एक योजना के तहत सारे देश में एम्स बनाने का काम शुरू हुआ है, सारे देश भर में उसके जाल को हम फैला रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो आप सैनिटेशन की बात कर रही हैं, ये उसी तरह से है, ये सारे समाज के अंदर जैसे हम अपने घर को स्वच्छ रखने की आदत डालते हैं, ऐसे ही अपने वर्क प्लेस को, अपने अस्पताल को, अपनी सड़क को, अपने रास्ते को, सबको हमें साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। और अगर सफाई रहेगी, सीवर क्लीन रहेगा, हमारा जो वेस्ट है उसका मैनेजमेंट ठीक रहेगा, अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट ठीक रहेगा, तो स्वास्थ्य भी बेहतर होता जाएगा। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक बात पूछना चाहूँगी कि मोदी सरकार कह रही है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, उसके लिए कुछ कड़वे और सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में आपने 11 एम्स, नए एम्स खोलने की बात कही है। जो 6 एम्स पहले से हैं वो अभी तक सुचारू रूप से नहीं चल पाए हैं, तो क्या ऐसे में नहीं, देखिए पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि 6 एम्स जो हैं वो काफ़ी, उनकी जो बनने की स्थिति है, डेवलपमेंट उसके अंदर काफ़ी हो गया है। 2 बैचेस एडमिट हो गए हैं और बहुत तेज़ी से उसके काम को प्रगति मिले। अब पिछली सरकार के समय में मान लीजिए स्लो हुई प्रगति, उसके अंदर हम अब नहीं जाना चाहते। मैं भविष्य देखता हूँ, मैं पीछे की तरफ नहीं देखता हूँ। अटल जी का ये सपना था नए एम्स बनाना, उसको हमें साकार करना है और साकार करने के लिए हम जो एम्स हैं उनको पुश कर रहे हैं, एक एक चीज़ को खुद जाके मॉनिटर कर रहे हैं। मैं एम्स भोपाल देख के आया हूँ, पटना देख के आया हूँ, बाकी एम्स में भी मैं अभी दौरा करूँगा। ये सारे के सारे एम्स जो है, मुझे पूरा उम्मीद है कि अभी जो मैं 2 देख के आया हूँ, अगले 6 महीने में हम इनको पूरी तरह से समर्पित कर देंगे तो देश के लिए। शुरू हो जाएगा उन सभी जगहों पे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंडोर भी शुरू हो जाएगा, टीचिंग वहाँ ऑलरेडी शुरू हो गई है और भी कई डिपार्टमेंट्स बनेंगे। तो देखिए, अगर हमें सारे देश भर के अंदर, खाली दिल्ली के अंदर ही 50 साल तक, 70 साल तक जो है लोग एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन का फ़ायदा उठाते रहें, सारे देशवासियों को हम उससे वंचित रखें, या कोई असम में बीमार हुआ तो हम कहें कि वो दिल्ली आएगा तभी उसका टर्शरी केयर वाला इलाज होगा, ये उचित नहीं है। हम व्यवस्था कर रहे हैं कि केरल के अंदर भी लोगों के लिए एम्स की व्यवस्था हो, असम में भी हो, महाराष्ट्र में भी हो, हरियाणा के अंदर भी हो, आंध्र प्रदेश में भी हो, गुजरात के अंदर भी हो। यही वजह है कि दिल्ली में लंबी कतारें हैं एम्स में और लोगों की जान भी चली जाती है। स्वाभाविक है। लेकिन डॉक्टर साहब, भाजपा हमेशा आखिरी पंक्ति के लोगों की बात करती है कि आखिरी पंक्ति में बैठे लोगों को सारी सुविधाएं मिल सके, उनका विकास हो सके। इन आखिरी पंक्ति के लोगों तक ये सुविधाएं पहुंच पाए, इसके लिए कोई पावर पॉइंट योजना बनाई है? पावर पॉइंट है ना, देखिए अब ये जो जितना नेशनल हेल्थ मिशन है, इसके अंदर जो इसका रूरल कंपोनेंट है, जो इसका शहरी अर्बन कंपोनेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा फोकस गरीब आदमी के ऊपर ही है। और हमारा जो सारा का सारा फोकस है, आने वाले समय में हम जो ड्रग्स के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं कि जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं, एसेंशियल दवाइयाँ हैं, कम से कम कुछ दवाइयाँ तो ऐसी होनी चाहिए सारे देश भर में लोगों को सुलभ ढंग से निःशुल्क उपलब्ध हो जाए। और डॉक्टरों को भी इस प्रकार से रेशनल प्रिस्क्राइबिंग के लिए हम मोटिवेट कर पाएँ, और कम से कम प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर जो है, गांव के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर भी गरीब आदमी जहां जाता है वहां पर भी जो है सुविधा मुहैया कराई जाए। इस सब के लिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जहां जहां कमियां हैं उनका इवैल्यूएशन कर रहे हैं, उनको नए सिरे से जो है हम इक्विप करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम बिहार के दौरे पर गए, हमने देखा कि वहाँ पर मान लीजिए छोटे बच्चों की मौतें हो रही हैं, तो उस पिछड़े हुए इलाके के अंदर भी हमने घोषणा की कि यहाँ पर हम केंद्र की तरफ से 100 बच्चों के लिए पीडियाट्रिक आईसीयू की व्यवस्था करेंगे। डिस्ट्रिक्ट के अंदर आसपास 10-10 पीडियाट्रिक आईसीयू बनाएंगे, वायरोलॉजी की लैब बनाएंगे। जो जड़ से समाप्त हो चुका है, चेचक समाप्त हो चुका है, गिनी वर्म समाप्त हो चुका है, अब हम बहुत तेज़ी से अभियान शुरू कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। हम खसरे को समाप्त करना चाहते हैं जड़ से, हम काला आज़ार को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं, हम फाइलेरिया को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरी बीमारियां हैं उनको हमें, जैसे
कंट्रोल करना है, टीबी है उसको कंट्रोल करना है, डायबिटीज़ है उसको कंट्रोल करना है, हार्ट की बीमारी है उनको कंट्रोल करना है। इनको कंट्रोल करने के लिए जो जो कुछ आवश्यक है, जिस प्रकार से स्क्रीनिंग करनी है, कैंसर को हमें जो है कंट्रोल करना है, इनके लिए अनेक किस्म के कार्यक्रम हैं जिनको हम आने वाले समय के अंदर जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेप्रोसी है, इसको हम जड़ से समाप्त करना चाहते हैं। किसी का गोल 2018 तक है, किसी का 2020 तक है, किसी का 2016 तक है, 15 तक है। डॉक्टर हर्षवर्धन, इस वक्त हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि कैसे हेल्थ सर्विसेज को चीपर और एक्सेसिबल बनाने का प्लान है डॉक्टर हर्षवर्धन के पास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे कि स्वास्थ्य को सस्ता और सुविधा बनाएंगे, कैसे मुमकिन हो पाएगा? इस वक्त देश के अंदर सिर्फ 15% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, पूरी आबादी खाली है इस वक्त, कैसे उन तक देखिए, मैं इस पर काम कर रहा हूँ कि हम कैसे यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस दे सकते हैं। मैं देश में, दुनिया में जहाँ जहाँ हेल्थ इंश्योरेंस पे काम हुआ है उसका सबका अध्ययन कर रहा हूँ। 1-2 महीने के अंदर अंदर एक बड़ा वर्किंग ग्रुप हम लोग अध्ययन करने के बाद स्थापित कर देंगे जो इसके ऊपर और गहराई से काम करेगा। और आने वाले समय में हमारी योजना है कि हम देश के हर हिंदुस्तानी को हेल्थ इंश्योरेंस के तहत ले आएं, ताकि कोई भी चिकित्सा के अभाव में बीमार ना हो, चिकित्सा के अभाव में उसकी मृत्यु ना हो। उसके लिए अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं से सपोर्ट सिस्टम डेवलप होना चाहिए। और ये हमारा सपना है, ये हो सकता है, ये असंभव नहीं है। एक बार उसके लिए में अर्ली डिटेक्शन की बात कही जाती है, तो क्या ये जो सुविधा आप देंगे वो प्राइमरी केयर सेंटर में ही होगा या फिर हर जगह आप? नहीं, देखिए, इंश्योरेंस तो वो तो उसकी निटी ग्रिटी वर्कआउट होगी, उसको जो बहुत डिटेल में जो है उसके ऊपर काम होगा, तब जाके योजना बनेगी। योजना कैबिनेट में जाती है, सब तरह के डिस्कशंस होते हैं, उसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होते हैं। अभी तो मन का सपना है। जैसे मन का सपना है कि एक 40-50 एसेंशियल ड्रग्स जो है वो हर आदमी को उपलब्ध होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उस समय भी एसेंशियल ड्रग पॉलिसी अपनाई थी। वो देश में 12 सरकारों ने मेरे बाद उसको अपनाया और विश्व स्वास्थ्य संगठन आज भी उसको दिल्ली मॉडल के रूप में जानता है। उतने ही पैसे में हम बेहतर क्वालिटी की कम से कम 35% दवाइयाँ जो 95% बीमारियों को ठीक कर सकती थे वो हम खरीद लेते थे। और जब वो 35% ज़्यादा होती थी तो हमारी हर हेल्थ फैसिलिटी पर दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में रहती थी। तो हमें पारदर्शी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, दिमाग का जिसे कहते हैं कि टेक्निकली हर तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। पूल्ड प्रोक्योरमेंट करना है, रेट बिड, टेक्निकल बिड के माध्यम से क्वालिटी को कंट्रोल करना है। और पूल्ड प्रोक्योरमेंट के माध्यम से फिर 3 कंपनियों को, मान लीजिए हमने सपोज़ करिए एक पर्टिकुलर दवाई को देने के लिए किया, तो एक कंपटीशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके माध्यम से अब हमने सारी चीज़ें जो अभी चल रही थी उनका रिव्यू करना शुरू कर दिया है और हर बात को एक एक्सपर्ट किसी न किसी रूप में अध्ययन कर रहा है। जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है ये जो जन उपयोगी योजनाएं हैं इनको हम लागू करेंगे। डॉक्टर साहब, ये तो थी स्वास्थ्य की बातें, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली का स्वास्थ्य भी आपसे जुड़ा हुआ है। आप दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भाजपा के अभी, और अगर कहा जाए तो दिल्ली का स्वास्थ्य पिछले 1 महीने से ठीक नजर नहीं आ रहा। इससे पहले जब पानी बिजली की किल्लत होती थी, डॉक्टर हर्षवर्धन सड़कों पर नजर आते थे यूपीए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए, लेकिन ऐसी क्या वजह हो गई कि 1 महीने में? एक बात समझिए कि पानी और बिजली इसकी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, नंबर 1 बात। लेकिन हम जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे। बिजली के लिए जितना काम शीला जी को 15 साल में करना चाहिए था किया नहीं। ट्रांसमिशन लाइंस को ठीक नहीं कराया, उसके इम्प्रूवमेंट अपग्रेडेशन पर कोई पैसा खर्च नहीं होने दिया, क्योंकि उनके जो मन में हमेशा बिजली कंपनियों को सहायता करने का भाव रहता था। और जो दूसरा विषय है, 1 महीने के अंदर, अब हम तो सरकार में है नहीं, हम तो 15 साल से सरकार में नहीं हैं। अभी या तो कांग्रेस की सरकार थी या अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी।
केजरीवाल जी 49 दिन तक दिल्ली में धरने प्रदर्शन तो करते रहे, लेकिन कभी उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि भाई सत्ता में आने का मौका मिला है तो मैं बिजली कंपनियों पे दबाव डालूं, या मैं ये रास्ते निकालूं, इस रास्ते से ये पैसा कम हो सकता है लोगों का, ये इक्विपमेंट बेहतर हो सकते हैं, कौन कौन से पावर स्टेशन बिल्कुल जो है ख़राब हो गए हैं, इनको कैसे हम मेंटेनेंस करें, रिपेयर करें। इन सब बातों में ध्यान न देकर वो कभी इंडिया गेट पे, कभी कहीं सिर्फ धरने प्रदर्शन करते थे, संविधान का अपमान करते थे, देश के नेताओं को जो है हर प्रकार से जो है अपमानित करते थे, और उसका परिणाम हमने देखा। डॉक्टर साहब, दिल्ली की जनता भी एक चुनी हुई सरकार चाहती है। भाजपा, आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं अभी, भाजपा क्या सोच रही है? क्योंकि अगर प्रभारी प्रभात झा की बात करें तो वो ज़्यादातर यही कहते नज़र आते हैं कि चुनाव की अभी ज़रूरत नहीं। आप हमेशा से चुनाव के पक्षधर रहे हैं। क्या एक चुनी हुई सरकार दिल्ली वालों को भी जल्द मिलना चाहिए, ये मानते हैं आप? मुझे पता नहीं कि प्रभात झा जी ने क्या कहा है, लेकिन मेरा ये स्पष्ट मत है कि दिल्ली में निश्चित रूप से चुनाव के अलावा कोई विकल्प मुझे कम से कम नहीं नज़र आता है। मैंने जो बात 8 दिसंबर को कही थी वो मैं लगातार कहता आ रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि किसी भी प्रकार के जोड़ तोड़ से हमारी पार्टी का कोई भी सरकार बनाने का इरादा नहीं है। आप लोग अटकलें लगाते रहते हैं, टीवी पे कुछ भी चलाते रहते हैं, लेकिन हमारी पार्टी में तो कभी इस तरीके से सरकार बनाने के बारे में चर्चा नहीं हुई। पिछली बार तो डॉक्टर हर्षवर्धन के चेहरे को लेकर भाजपा चुनाव लड़ी थी, इस बार भी क्या वही चेहरा रहेगा या कि कोई बदलाव? देखिए, चेहरे वगैरह इन सब से कोई बहुत ज़्यादा कुछ इनका कोई मायने नहीं होता। हमारी पार्टी में तो बिल्कुल ही मायने नहीं होता। हमारी पार्टी में तो सब कार्यकर्ता है और किसी को भी चेहरा बनाया जा सकता है, और चेहरा जो है ऐसा नहीं कि कोई एक आदमी चेहरा हो गया, तो यहाँ तो वो चेहरा भी जो होता है वो भी सारी पार्टी का चेहरा होता है। दिल्ली का उत्तराधिकारी अगर बीजेपी में से आपको चुनना हो तो आपको किसका चेहरा नजर आता है? कोई एक चॉइस? देखिए, मैं वो कोई काम नहीं करता हूँ जिसकी मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी नहीं दी। मुझे अगर पार्टी ये जिम्मेदारी दे कि साहब आपको ये काम करना है, तो मैं ये काम के बारे में अपना दिमाग भी लगाऊंगा। अभी मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी कि आपको स्वास्थ्य को ठीक करना है, तो आप देखते हो 24 घंटे मैं तो अपने काम में लगा हूँ, और मैं इधर उधर कहीं दाएं बाएं मुझे देखने का भी टाइम नहीं है। कुछ करना तो बहुत दूर की बात है। मेरे लिए 24 घंटा स्वास्थ्य मंत्रालय का काम ही जो है वो भी कम पड़ता है। तो मैं कोई ऐसी सलाह नहीं देता जो बिना मांगे दी गई सलाह मानी जाए। दिल्ली की बात करें अगर, तो कहीं ना कहीं पिछली सरकार जो दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार थी, उनका कहना था कि यूपीए केंद्र सरकार उन्हीं की पार्टी की सरकार थी, उन्होंने कुछ गलत कदम लिए, उसकी वजह से वो राज्य में हार गई। 1 महीना हो चुका है आपकी सरकार को भी। आप जिन बातों को लेकर लड़ रहे थे, जिन बातों को लेकर अच्छे दिन के सपने दिखा रहे थे, 1 महीने के अंदर रेल के किराए में वृद्धि और आने वाले दिनों में रसोई गैस की कीमतें बढ़ने के संकेत दिए जा रहे हैं, चीनी के दामों में बढ़ने। आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी थी, ऐसी क्या मारामारी, क्या यही अच्छे दिन? नहीं, देखिए, अच्छे दिन तो लोगों के आ गए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब अगर रेल का किराया थोड़ा सा बढ़ गया तो अच्छे दिन आने बंद हो गए, ये तो कोई आपका कंक्लूजन मैं इसको उचित नहीं मानता। रेल का किराया अगर बढ़ाया गया तो कोई बहुत मजबूरी होगी। मुझे तो ये पता लगा है कि जो कांग्रेस की सरकार है उसके ज़माने का जो है घाटा है, जिसको कि पूरा करने के लिए दाम बढ़ाया जा रहा था, बढ़ाया जाना चाहिए था उस समय पर। तो वो जो है केंद्र की सरकार ने पिछली वाली ये बहाना बनाया कि चुनाव है और इसलिए जो है वो काम किया नहीं, इसलिए वो काम तो अब एनडीए की सरकार को करना पड़ रहा है। रसोई गैस की कीमत पर आप लोगों ने काफ़ी प्रदर्शन किया था संसद। देखिए, हम कोई भी चीज़ जो भी करेंगे जनता के सामने खुल के करेंगे, नाजायज़ कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उसके अंदर जो दूरगामी जो देश का भविष्य है उसके अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन दिल्ली में जब इलेक्शन होगा तो ये महंगाई एक बार मुसीबत फिर से बनेगी, इसलिए इलेक्शन में नहीं जाना चाहते हैं, ऐसे विपक्षी दल कह रहे हैं बीजेपी के लिए। अब देखिए क्या कह रहे हैं विपक्षी दल, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी सरकार महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कृत संकल्प है। बहुत गहराई से सब बातों का चिंतन हो रहा है, बहुत गहराई से अध्ययन हो रहा है। उसके आधार पर निश्चित रूप से आने वाले महीनों में कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे जो धीरे धीरे। महंगाई भी ऐसी चीज़ नहीं है ना कि एकदम आपने ऐसे दबाया बटन और हर 1 घंटे में या 15 मिनट में कम हो गया।
मोदी जी ने जब शपथ लिया था तो उन्होंने कहा था बदले की भावना से कार्रवाई नहीं की जाएगी, एक के बाद एक राज्यपाल हटाना या दबाव में उनका इस्तीफा देना, क्या ये बदले की कार्रवाई के अंतर्गत नहीं आता? पता नहीं, मेरे पास तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किसी ने कोई दबाव डाला है किसी के ऊपर। और अगर आप दबाव डालने की बात करते हैं तो मैं आपको 2004 का स्मरण कराना चाहता हूँ, जब बीजेपी के गवर्नर्स थे तो ऐसे यानी इंसिडेंट हुए कि गवर्नर हाउस में गवर्नर बैठा है और दूसरे गवर्नर को बुलाकर जो है उसको शपथ दिला दी गई। डॉक्टर साहब, देश का बजट आने वाला है, स्वास्थ्य बजट क्या इस बार 4% से आगे बढ़ पाएगा? देखिए, बढ़ जाएगा तो मैं भगवान का बहुत बहुत लाख लाख शुक्र करूँगा। मैंने अरुण जी को भी कहा है कि हमारा बजट बढ़ा दीजिए और आदरणीय मोदी जी को भी कहा है कि हमारे को कुछ और बजट दीजिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमें मिल सकता है उसका हम बेहतरी से इस्तेमाल करेंगे, जो नहीं मिल पाएगा उसके लिए जो है अपनी जनता को बीमारियों से बचने के लिए, इक्विप होने के लिए और ज़्यादा गहराई से शिक्षित करेंगे। डॉक्टर साहब, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो स्कीम पहले से चल रही थी यूपीए गवर्नमेंट के अंदर, उन्होंने रेकमेंड किया था डॉक्टर्स को गांव भी जाने पड़ेंगे, जिसका विरोध हुआ, जमकर विरोध हुआ उस वक्त। अब आपकी सरकार आई है, अब क्या निर्णय लेंगे? क्या डॉक्टर्स गाँव जाएंगे? देखिए ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर लोग गाँव नहीं जाते हैं, लेकिन जो मान लीजिए नहीं जाते हैं फैसिलिटीज़ वगैरह के अभाव में, हमें ये लगता है कि कई लेवल्स पे काम करना ज़रूरी है। जो गांव में फैसिलिटीज़ हैं बच्चों के पढ़ने के लिए, ये सब चीज़ें थोड़ी सी और विकसित होनी चाहिए, रहने के लिए जो है स्थान बेटर होने चाहिए। और जो ये बच्चे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि इनको जिस समय ये पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं उस समय इनको जो है साल 6 महीने के लिए गांव के अंदर भेजकर इनकी ट्रेनिंग, इनको वहाँ का फील आना चाहिए। मेरे देश में 6.5 लाख लोग हैं, वहाँ लोग गांव के लोग हैं, वो कैसे रहते हैं, उनकी कैसे चिंता होनी चाहिए, उसकी फील लेने के लिए जो है ये हमारे साथियों को कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान गाँवों के साथ जुड़ना चाहिए। उसको आप एक्स्ट्रा कहिए, उसको कुछ भी कहिए, लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टडीज़ ही लोगों को जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं अगर ये मौका दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि वो इसको खुशी खुशी स्वीकार करेंगे, रादर देन कि जब वो पास आउट हो गए और उसके बाद आप उन्हें कहिए कि वहाँ जाकर परमानेंट रहिए, पूरी ज़िंदगी वहीं बिताइए, शायद उसके अंदर उत्साह कम हो। सर, आपने 1 महीने के कामकाज में अपने 7 मेजर इनिशिएटिव लिए जो आपके परियोजनाओं से जुड़ा हुआ था, उसको हरी झंडी आपने दिखाया। लेकिन हम जाते जाते ये आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, पोलियो उन्मूलन आपके दिल से जुड़ा हुआ मामला था, आप उसको चाहते थे वो सपना आपके सामने पूरा हो। देश में इस वक्त ऐसा कौन सी बहुत बड़ी आपको बीमारी लगती है या ऐसी कौन सी योजना है जिसको आप चाहेंगे कि आप उसे पूरा करके ही जाएं? देखिए, पोलियो तो मेरे लिए दिल से जुड़ा हुआ विषय इसलिए था कि पोलियो को जन्म देने की मुझे जिम्मेदारी मिली और उसको हम लोगों ने 94 में एक तरह से साकार किया, 2 अक्टूबर 1994 को। उसी के बाद कार्यक्रम देशव्यापी बना, फिर साउथ ईस्ट एशिया में गया, फिर अफ्रीका में गया और अब दुनिया ही पोलियो मुक्ति के कगार पे है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि मैं यहाँ आया जब इस दफ़्तर में, तो 2-4 दिन के बाद ही WHO की डॉक्टर नाटा यहाँ पर आकर उन्होंने मुझे पूरा पोलियो फ्री इंडिया का सर्टिफिकेशन दिया है WHO की ओर से। तो ये जो आपने कहा कि और कौन सी, मैंने पहले भी जिक्र किया इसी इंटरव्यू में, कई बीमारियां हैं जिनको जड़ से समाप्त किया जा सकता है। मीज़ल्स उसमें एक है, उसके कारण काफ़ी मोर्टेलिटी होती है बच्चों की। इसी तरह से जैसा मैंने कहा कि लेप्रोसी है, काला आज़ार है, ये इम्पॉर्टेंट बीमारियां हैं, वर्म्स वगैरह, जिनके ऊपर मतलब हमें लगातार काम करने की ज़रूरत है और इनको कुछ को जड़ से हम समाप्त कर सकते हैं। अभी गिनी वर्म को हम समाप्त कर चुके हैं, अभी बाकी वर्म इन्फेस्टेशन के लिए भी हम लोग एक दिन तय करके सारे देश भर में लोगों को डीवॉर्म करेंगे। सारे देश भर में एक साथ मातृ सुरक्षा अभियान चलाएंगे, सारे देश में एक साथ उसके लिए वैक्सीनेशन के लिए काम करेंगे। तो बड़ा आंदोलन हम सब मिलजुल के करना चाहते हैं और बहुत जल्दी मैं इसके लिए सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ की मीटिंग बुला रहा हूँ और इस मीटिंग के माध्यम से हम कुछ फैसले करेंगे, कंसेंसस बनाएंगे, हेल्थ की दिशा तय करेंगे, दिशा पर एक साथ चलने का संकल्प लेंगे, उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। नरेंद्र मोदी के लिए हेल्थ और एजुकेशन 2 बड़े मुद्दे हैं। वो चाहते हैं कि देश की जनता को ये मुफ्त मिले। इस 1 महीने के कामकाज में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कई कामयाबी हासिल की है। उम्मीद करते हैं कि अगले 5 साल में देश को
काफ़ी राहत मिलेगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब समय से बातचीत करने के लिए।